अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। मैं हूं ज़ुहैब हसन और मेरे साथ होती हैं नादिया खान। लेकिन आज भी नादिया खान नहीं है, 1 घंटा उनकी छुट्टी है। 2-3 दिन ये ऐसा चलता रहेगा और मैं आपको ये बताता रहूँगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? 2 दिन छुट्टी के बाद आपके सामने हम हाजिर हैं, बड़ी खबरें लेकर, तज्जिए लेकर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी, सोशल इश्यूज़ भी लेकर। आप व्हाट्सएप नंबर चला रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आप देखिए, इस पर आप हमसे रब्ता करते हैं और हमें शो से मुताल्लिक़ फीडबैक देते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारा शो होता है 9 से 11 और आप इस शो को पसंद कर रहे हैं। पसंद करने का बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम होता है हमेशा की तरह, तो आपसे ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। हम चाहते हैं कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शो में शामिल किया जाए। तो आज के शो में भी बहुत कुछ है हमारे पास। कुछ सियासत की बात करेंगे क्योंकि सियासत जो है वो कुछ ज़रा पीछे रह गई थी पिछले दिनों। हम नहीं बात कर सके और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हो रही थी अपोजिशन को लेकर। तो अपोजिशन का अहवाल बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज को निकली है, तो वो एहतजाज का कामयाब होता है या नहीं होता, और अपने अंदर उनके भी रिफ्ट है, उसकी बात होगी। फिर एक्ट्रेस हुमैरा असगर की जो मौत हुई है, इस पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। हुमैरा असगर की जो मौत हुई है, इस पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। और अब ये एक तबई मौत है या फिर ये मर्डर है, कैसे हुआ, क्यों, क्या, ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि सब उठा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो इसका भी हवाला आपको देंगे। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 से हमारे साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। वो क्या काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में क्या उनकी सर्विसेज है, एम्बुलेंस सर्विस है, ये भी आपको बताएंगे। फिर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल, ये टीम तैयार हो गई है नॉर्वे के लिए और यहाँ एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेलने जा रही है, तो उसके बेहतरीन खिलाड़ी और मैनेजर हमारे साथ होंगे। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का अहवाल भी शो पे शामिल करेंगे और उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। शो में आगे बढ़ने से पहले हम एक दो टॉप स्टोरीज हैं वो आपको बता दें। सबसे पहले तो फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया। यानी इसका मतलब ये कि दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और ये जो पाक भारत हालिया जंग हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। और उन्होंने कहा कि ये जो पाक भारत जंग है, ये हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल है। ये एतराफ़ किया। अच्छा, क्योंकि ममालिक उस तरीके से तो खुलकर बयान नहीं करते हैं और किसी की साइड नहीं लेते हैं अनटिल अनलेस कि उनके बड़े टाइज़ हो। वैसे हमारे फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन उस किस्म के ताल्लुकात नहीं है जिनको आप आइडियल ताल्लुकात कहते हैं, यानी हमारा ना नेबरिंग कंट्री और वैसे भी हमारे ओवर द ईयर्स को ताल्लुकात। तो उन्होंने खैर इसको तारीफ ही समझा जाए अगर देखा जाए। वो इन अदर वर्ड्स यही कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शदीद फ़ज़ाई लड़ाइयों में शामिल है। अच्छा, इसको देखते हुए उन्होंने भी जंगों का जिक्र किया कि पूरी दुनिया में जंगें हो रही हैं, जंगी सूरत हाल है, तो दिफाई सलाहियत को बेहतर करना है। तो उन्होंने भी 32 अरब यूरो से अपना दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरो उन्होंने करने का फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि आलमी मंजरनामे में पाक भारत जंग को हालिया दिहाइयों की सबसे शदीद जो लड़ाइयाँ हैं उसमें शामिल किया जाए। और शदीद का मतलब यह है कि जब इसका एनालिसिस हम करेंगे कि पाक भारत जंग में हुआ क्या था, तो इसमें यही हुआ था कि भारत के 3 राफेल तैयारे हमने गिरा दिए थे फौरन, और भारत उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। दुनिया भर में आपने देखा कि कैसे राफेल तैयारों को हमने गिराया, उसमें हजीमत का सामना करना पड़ा। फिर उनके अपने ही ऑफिशियल्स ने, उनके आर्मी ऑफिशियल्स ने भी फिर इसकी तस्दीक कर ही दी और उन्होंने फिर अपनी हुकूमत पर भी तनकीद की कि हमें तो इजाज़त नहीं मिली थी और हमें ये नहीं बताया गया था कि ये लड़ने के लिए हमें नहीं कहा गया था, इसी वजह से। और फिर हमारी कुछ टेक्निकल और फिर हम अपग्रेड नहीं हैं दिफाई सलाहियत को लेकर। लेकिन ये एतराफ़ भारत ने भी किया और अभी इमानुएल मैक्रोन ने भी इसको कह दिया, इस जंग को कह दिया है। हालांकि वो कहना यही चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये फ़ज़ाई जंग लड़ी और जीती है, ये एक मिसाल है दुनिया के लिए। तो खैर उन्होंने भी अपना दिफाई बजट बढ़ा दिया। एक पहली खबर दुनिया के मंजरनामे से ये, और दूसरी खबर जनाब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये फुटेजेस, अब जरा आप इधर इस तरफ आ जाए, इमानुएल मैक्रोन से हट जाए। गैलप का एक सर्वे हुआ जनाब, और गैलप ने यह सर्वे किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेकर, और इस सर्वे के नतायज जारी किए हैं। अब सर्वे के नतायज जरा आप सुनिए। इसमें यह कहा गया है रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा पहले हम बता दें कि यह फरवरी तक मार्च 2025 के दौरान यह सर्वे किया गया और KPK से 3000 अफराद के इसमें इंटरव्यूज किए गए हैं। अच्छा, उसमें नतायज क्या निकले? रिपोर्ट में सूबे में सिर्फ 63% आबादी को सेहत की सहूलियात मैसर है, ये रिपोर्ट बता रही है गैलप की, जबकि जुनूबी और देही इलाकों में ये सूरत हाल मजीद अबतर है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा, 66% आबादी गैस की सहूलत से महरूम है खैबर पख्तूनख्वा में। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या नाकिस फराहमी का सामना है। सुनते जाइए ज़रा। इसके बाद 73% सरकारी नौकरियां
मेरिट पर नहीं दी जाती। ये भी जब लोगों से पूछा गया, सर्वे किया गया हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक, तो उन्होंने कहा है, 73% लोगों ने कहा है जिनसे सर्वे किया गया कि सरकारी नौकरियां मेरिट पर नहीं दी जा रही। खैबर पख्तूनख्वा में 81% को लाइब्रेरीज दस्तयाब नहीं है। नौजवानों को 77% नौजवानों को पाक से महरूम किया गया है। 81% नौजवानों को लाइब्रेरीज दस्तयाब नहीं है। 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर्स की सहूलत भी हासिल नहीं है, ये सर्वे बताया गया। और 52% ये कहते हैं जनाब कि तरक्याती फंड में करप्शन हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गैलप ने सर्वे किया, ये वही गैलप है जिसकी मिसालें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देती आई है। और यकीनन मुझे ये मालूम है कि केपीके के अभी लीडर हमारे साथ होंगे, तो उनसे मैं गैलप सर्वे की बात करूंगा तो ये तो कंट्राइव्ड होते हैं और ये वो मतलब मुमकिन तौर पे वो यही उनका जवाब होगा। हालांकि इन सर्वेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रेफर करती है। तो ये दो हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब हम बढ़ते हैं पहले यानी शो को आगे बढ़ाते हैं और तहरीक इंसाफ की जरा एहतजाजी तहरीक की बात करते हैं, जिसमें 90 दिन के बारे में कहा गया है। और ये भी कहा अली अमीन गंडापुर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अब आर या पार होगा और 90 दिन में देखना होगा। फिर ये कि सारे लीडर्स को लेकर और वो पार्लिमानी लीडर्स को लेकर निकले और लाहौर पहुंचे। अच्छा, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब उनकी पंजाब को जो हैंडल कर रही हैं आलिया हमजा, उन्होंने एक ट्वीट किया और आलिया हमजा ने तो कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है। यानी उन्होंने कहा कि वो तो कंप्लीटली अनअवेयर है कि हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि 5 तारीख को एहतजाज अपने फुल स्विंग पर होना था, अब ये 5 तारीख है या फिर ये 90 दिन है, मुझे भी कुछ बताया जाए। उन्होंने सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कि मैं इतने अहम सूबे को लीड कर रही हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लीड कर रही हूं, मुझे लूप में ही नहीं लिया गया। इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रही हैं और वो बता रही हैं कि मुझे बताएं भाई, अवेयर करें कि करना क्या है। अब तो उनको शामिल ही नहीं किया गया, उनको बुलाया नहीं गया। क्यों नहीं बुलाया गया? फिर शेख वकास की भी एक ऑडियो कॉल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपने क्या कर दिया, आप ये शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देंगी और इस तरह सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ मैं फिर कोई ऐसी बातें बता दूंगा जिसमें, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब तहरीक से पहले ही जब आपस के अंदर इस तरह की रिफ्ट नजर आए तो फिर जरा शुबू शुबात खड़े हो जाते। तो हमने सोचा कि भाई तहरीक इंसाफ अब कितना कामयाब होगी। एक तरफ केपीके में तहरीक अदम एतमाद का भी सामना है, ऑपोजिशन मिलती जा रही है, मुत्तहिद होती जा रही है और तहरीक अदम एतमाद आएगी। भाई कैसे आएगी तहरीक अदम एतमाद, ये भी एक हैरान कुन बात है क्योंकि मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो सियासी मंजिल में बड़ी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताएं सर, ये हुआ क्या? काफ़ी अरसे बाद आपने एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश की और आप लोग निकले, लाहौर पहुंचे, फिर वहाँ पे तवाम और क़याम और सारी चीज़ें वो हुआ और फिर आपकी लाहौर की लीडरशिप ने कह दिया क्या, उन्हें तो पता ही नहीं क्या, ना उन्हें बुलाया गया। ये हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, लेकिन इससे ये फर्क तो नहीं पड़ता है ना कि आप ये समझे कि जी बस तहरीक नाकाम हो गई। इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आप सुबह से कर रहे हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपने कह दिया कि जी गैलप सर्वे नहीं किया। तो ये पाकिस्तान है ना, कोई यूरोप तो नहीं है ना कि आप ये कहते हैं कि जी 100%। अगर आप कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो वहाँ सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, जिसमें आप यूरोप से कंपेयर करें, अमेरिका से कंपेयर करें, कोई वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट फ्री कर रहा है, कोई वहाँ दिल का ऑपरेशन फ्री कर रहा है, कोई वहाँ बोन मेरो ट्रांसप्लांट फ्री कर रहा है, कोई किडनी ट्रांसप्लांट फ्री कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फ्री है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है जिनके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का और उनका जो वो ताल्लुक रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनके लिए तमाम बड़े बड़े इलाज फ्री हैं। दुनिया में कहीं भी मुझे बता दें कि वहाँ ये फ्री है बगैर टैक्स दिए हुए। तो ये जो है ना, इस तरह के प्रोपेगेंडा आप सुबह से कर रहे हैं। गैलप सर्वे ठीक है, गैलप सर्वे सही है, पाकिस्तान के सर्वे है ना। वो गैलप सर्वे आप सिंध का भी बता दें, वो गैलप सर्वे आप बलूचिस्तान का भी बता दें, वो गैलप सर्वे आप पंजाब का भी बता दें, फिर कंपैरिजन कर लें। तो इतना प्रोपेगेंडा करने से क्या आपको मिल रहा है? मतलब आप मुझसे पूछें कि जी ये जो है कितना बजट रखा है इस दफा एजुकेशन का। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बजट एजुकेशन का इस दफा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा ने रखा है। कंपैरिजन कर लेना दूसरे सूबों से, आप बता देना कि जी इस दफा इतना बजट रखा है इन्होंने। तो ये जो है ना कि जी
गंडापुर साहब लेके चले गए काफिला और वहां पे लोग नाराज हो गए, एक बयान आ गया बस उस पे आप खुश हैं कि जी नाराजगी हो गई। वो आलिया हमजा साहिबा वो कल खुश भी हो गई, बात ही खत्म हो गई उसमें। शायद वो तो पार्टी की वो हो जाती है कि उनको कम्युनिकेट किया गया नहीं किया गया, वो तो पार्टी की जिम्मेवारी थी ना, अली अमीन गंडापुर साहब की तो नहीं थी। सही। लेकिन वो गलत था, अगर नहीं इन्फॉर्म किया गया गलत था, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपना रिकॉर्ड किया एहतजाज और उस पर पार्टी ने उसको वजाहत दी, बात खत्म हो गई। सही, आपको पूरा भरपूर मौका मिला, मैं इंटरप्ट तो नहीं किया ना, कोई आपने अपनी बात की। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं, देखें, नहीं सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अवामी जमात है ना, आपकी अवामी जमात है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो एक मतलब चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। और वो गैलप की आपने बात की, गैलप सर्वे आया है, ये खबर है, और इसमें जो अगर फिगर्स मैंने गलत बताया तो आप वो मुझे बताएं, मुझे चैलेंज करें कि आपने इसको कंट्राइव फिगर्स हैं, ये फिगर सारे वही हैं जो गैलप ने दिए हैं। अच्छा, हैं तशवीशनाक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पंजाब के बारे में कोई अच्छाई कर रहा हूँ या मैं सिंध की बहुत अच्छाई कर रहा हूँ और केपीके की बुराई कर रहा हूँ। ये जो भी फिगर्स हैं, ये पाकिस्तान के एक सूबे खैबर पख्तूनख्वा जहाँ आपकी हुकूमत है और आपकी मेजॉरिटी है वहाँ पर, और फिर आप एक तहरीक भी लेकर चल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के सूबे, उनकी गवर्नेंस से मुताल्लिक ये सवालिया निशान है, ये सर्वे जिसका मैंने डेटा दिया, नहीं है ऐसा या है? ये मुझे बताएं, आप एग्री करेंगे मुझसे या नहीं करेंगे, या आप ये कहेंगे नहीं वहाँ भी खराब है पंजाब में? ये जो है ना, आपको तकलीफ ये हो रही है कि वहां से तहरीक उठ रही है। देखें, यहाँ पे फैसला करना आवाम का काम होता है। अवाम नहीं, आप लोगों अवाम को का ही सर्वे है ये। नहीं आती है, आप लोगों को जी मेरी बात सुन ले पहले ना। ये मैंने पहले आपसे कहा ना, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज 100% हो गई है दूसरे सूबों में, फिर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा क्यों नहीं। नहीं, इसलिए कि देखें, आप लोग देखें, आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, देखिए, आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों बन रहे हैं? मैं तो एक बात पार्टी क्यों बन रहे हैं ना, आपने तो गैरब सर्वे बता दिया ना, आपने जितना प्रोपेगेंडा कर लिया सुबह से ना। मॉर्निंग में थोड़ा सा बात कर रहे हैं ना एक दूसरे से, ऐसी बात तो नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ना, आपने कहा कि गैस नहीं है, गैस देना किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जरा जहन में रख लें आप। सही। बिजली नहीं है, बिजली देना किसकी जिम्मेदारी है? वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाइब्रेरीज नहीं है, पार्क्स नहीं है 77%। और यार बात सुने, लोगों को आप खाने पीने की बात करें, आप कहते हैं लाइब्रेरी। 63% आबादी को सेहत की सहूलत मैसर नहीं है, ये गैलप कह रहा है। 63% आबादी है। भाईजान ये जो भी सर्वे आपका कह रहा है ना, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के आप कंपैरिजन कर लें सेहत के हवाले से, तो आप कहेंगे कि ये तो अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। आप उसकी बात करें ना, जो हो वहां पे दी जा रहे हैं उसकी भी तो बात करें ना। जहाँ पे एजुकेशन के जो दूसरे सूबों का हाल है, उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपने आप को वो किया है, बेहतरी लाई है, वो भी उसका भी जिक्र करें। आप सर्वे को पकड़ के बैठे हैं, तो सर्वे तो पाकिस्तान का सूबा है ना। पाकिस्तान में कौन सी जगह पे 100% एजुकेशन हो गई है? नहीं, लेकिन मुख्तलिफ जमात है ना आपकी, आपका क्लेम ये है कि आप डिफरेंशिएट करते हैं। इतनी फिक्र है ना आपको पाकिस्तान की, क्यों इतनी फिक्र होती तो आप सबसे पहले ये कहते हैं कि पंजाब में 20 बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। आपने कभी ये प्रोपेगेंडा किया? प्रोपेगेंडा नहीं, हमने बहुत किया है ऐसी बातें। पंजाब बता देना जो आपने किया है सुबह से। आप प्रोपेगेंडा तो हम कर ही नहीं रहे। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। गैलप सर्वे के पीछे पड़े हैं, और जो आप अरे खबर आई है ना आज, क्या देखिए गैलप सर्वे की आज खबर, तो हम बात करेंगे उसकी। अब कल परसों कुछ और बात कर रहे होंगे। आपने अच्छा कर दिया ना, आपने कह दिया ना, आपने अच्छा कर दिया, कह दिया, आवाम को पता चल गया। लेकिन आपने कभी इस पे प्रोपेगेंडा किया है कि 20 बच्चे बगैर ऑक्सीजन के मर गए? अरे प्रोपेगेंडा तो हम करते ही नहीं। आप देखिए वो बात, प्रोपेगेंडा तो हम करते ही नहीं। प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं, आप तो बड़े अच्छे बंदे हैं। आपने प्रोपेगेंडा कब किया है? अच्छा छोड़े ना, चले, मॉर्निंग है ना, अभी तो दिन का आगाज हुआ है, अभी जरा रिलैक्स करते हैं। मुझे बताएं, अच्छा तहरीक के बारे में बात करते हैं। आपकी तहरीक मुझे बताएं कैसे, यानी 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, फिर वो 5 तारीख की, यानी ये कंफ्यूजन। अब ऐसा मत कि कहिएगा कि सवाल कर रहे हैं आप तो चाह रहे हैं कि ये रिफ्ट हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा। लेकिन जब आप निकले, इतनी मुश्किल से निकले, आलिया हमजा ने ट्वीट कर दिया, ये है मस्त प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, इतनी अहमियत तो है ना आलिया हमजा की, पीटीआई के लोगों की आपके जहन में, कि एक बंदा ट्वीट कर लेता है, कितनी तकलीफ होती है सबको, कितनी खुशी होती है कि जी देखें पीटीआई में लेफ्ट अड़ गई। इसी के लिए आप बैठे हैं, इसी के इंतजार में बैठे हैं। लेकिन वो आलिया हमजा कल से ठीक हो गई है, वो अच्छा, कोई रिफ्ट नहीं है। अच्छा, और जो तारीख है इंशाअल्लाह ताला, वो
इसको आप कंफ्यूज ना करें। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने 90 डेज की बात क्यों की, लेकिन आप कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखिए अच्छा, ये 5 वहां अगस्त पे को ही तारीख चलेगी। मुझे बताएं, वहां पे अफरीदी 5 साहब अगस्त के को ही बारे में तारीख कोई ऐसी चलेगी। ऐसी बात नहीं हुई वहां 5 पे अगस्त को ही अफरीदी साहब के बारे में कि वहां बात जो आप सुन लें ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है जी, 5 अगस्त को ही तारीख चलेगी। ठीक है, और जो 90 दिन का उन्होंने बात की, उन्होंने अपने आप को 90 दिन दिए हैं कि सही, 90 दिन अगर हम जो तहरीक चलेगी हमारी, तो 90 डेज तक हम इंतजार कर सकते हैं, अपने स्ट्रगल्स कर सकते हैं। 90 डेज के बाद हम अपना एक नया लाएमल देंगे। सही है, तो ये उन्होंने ऐसा कहा है, कोई ये नहीं कहा है कि 90 डेज बाद ही जो है ना तहरीक शुरू होगी। ये जहन में रख लें। ये फजूल मतलब नहीं निकालना, परसों से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी 90 डेज की बात की उन्होंने 90 डेज की बात अपने लिए की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि 5 अगस्त को इंशाल्लाह पीक पे जाएगी अच्छा, जो तहरीक हो। और पंजाब की क़यादत आलिया हमज़ाई संभाल रही है, वो हो गया, आपका मसला हल हो गया है। सही हो गया मसला, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये आप तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल आखिरी मराइल में चल रही है, बड़ी मेल मुलाकातें हो रही हैं, इस तरफ भी तवज्जो है ना आपकी, या फिर मौलाना फजल रहमान से भी ताल्लुकात अब तो वो हो गए और बड़ा चैलेंज गंडापुर साहब ने दिया, ऐसे टाइम पर उनके भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी आ जाए फिर मुकाबले में। तो जो आपको जो इतलात मिली हैं, किसी ने खुशखबरियां दी हैं, तो बस वो सुनाते जाएं। मैं और क्यों, जब मैं मुझे क्यों बड़ी आप कदम ऐसा नहीं है, बड़ी कदम एतमाद आ जाएगी तो आप देख लेंगे। हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं। अच्छा, ये प्रोपेगेंडे होते हैं। देखें, मैं ये इस तरह की जो अवामी मैंडेट है खैबर पख्तूनख्वा को इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आके उसको झड़क दे। कोई अखरोट नहीं है जो तोड़ दे। ये मजाक नहीं बनाना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ पे नहीं अवाम की नहीं मैंडेट बिल्कुल है, नहीं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। ये वहाँ पे आप बताएं ना मुझे, सारे मिल ले भी तब भी 40-45 सीटों का फर्क आ रहा है। तो क्या आप पैसे दे के चेंजेस लाएंगे? कानूनी तरीके से तो कोई चेंज नहीं है नहीं बिल्कुल, ये सवालात आपके अपनी बिल्कुल पैसे ठीक दे के है। आप करते हैं तो आप उसका प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं कि नहीं जी नहीं, हुकूमत मैं कमजोर ये है। कह रहा हूँ, आप बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हैरान कुन बात है ये कि जहां आपकी, आप अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत से ही मुल्क आगे चल सकता है। आप सही कह रहे हैं इस कि वक्त जहां मुल्क कितने आपकी इतनी मुश्किलात में मेजोरिटी है वहां कैसे तहरीके, हम भी हैरान हैं, हम भी हैरान है कि कैसे लाएंगे तहरीक अदम एतमाद भाई, क्या लोगों को फ्लो क्रॉसिंग होगी? जरूर करें। आप ये क्वेश्चन पूछे उनसे कि भाई जब आपकी 40-45 सीटें कम है तो आप कहाँ से लाए कराएंगे? आप खरीदेंगे लोगों को, छांगा मांगे की सियासत करेंगे? सवाल बिल्कुल पहले यही से ही है। मुल्क कमजोर है, पहले से ही मुल्क के मुश्किलात में है, पहले से ही मुल्क के जो है ना हालात क्या है कि अब आके आप एक पूरे एक सूबे को डिस्टेबलाइज करेंगे। ऑलरेडी दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है। उसके लिए वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? वजीर दाखिला क्या कर रहा है? वजारत खारजा क्या कर रही है? क्या काबुल से दोबारा राब्ता हुआ है? जो पहले जाके हमारे काफी प्रेशर के बाद जो गया था वजीर खारजा काबुल, उसके बाद फिर दोबारा कोई गया है? कोई बातचीत हुई है? नहीं हुई है ना। नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये बातें होती हैं। आप असल में अभी आप मेरे साथ आए तो ये बातें हम खुल के। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब जो आपके बानी हैं, उनके साहबजादे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, या सोच रहे हैं अभी वो आने का? क्योंकि हुकूमत परेशान है, हुकूमत के बयानात बड़े परेशान करें। देखिए वो अभी बात की बात है, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। अभी पार्टी ने ऐसा कोई हिकमत अमली बनाई नहीं है। उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया गया है और हो सकता है वो आ भी जाएं और हो सकता है ना भी आए। और मुमकिन तौर पर 90 दिन के अंदर मुमकिन तौर पर अगर आए तो यही आइडियल टाइम है ऑब्वियसली, अगर सियासी तौर पर सोचा जाए कि 90 दिन के अंदर आना है तो आ जाएंगे। उनका मुल्क है, कौन रोक सकता है उनको? ये तो हुकूमत की वो है, खौफ है उनसे। 2 छोटे बच्चों से भी उनका इतना डर है कि जी वो आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। कोई मजाक है यार, गिरफ्तार कर लेंगे? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आपने पूरी दुनिया में बदनामी कर दी पाकिस्तान की कि जी वो आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। सबको कहना पड़ा कि क्या जमहूरियत नहीं है मुल्क में? क्या सियासत नहीं है मुल्क के अंदर? क्या आप इंतकामी कार्रवाई करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग नालायक होते हैं। नालायक बड़ी लोग देखें, उन बयानात में बड़ी तनकीद हो रही है और आप सही कह रहे हैं कि गिरफ्तार कैसे कर लेंगे। वो मतलब आप एक ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ये ज़ाहिर काबिल कबूल भी नहीं है और ऑब्जेक्शनेबल बात भी है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ है और गैलप पाकिस्तान की जो सर्वे हमने शेयर किया तो उस पर थोड़ा सा वो नाला भी दिखाई दिए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खैर हमें सुनने की आदत है
और इस जर्नलिज्म में यही बातें सुनने को मिलती हैं। कभी एक पार्टी आपको कह रही होती है कि आप उसकी साथ मिल गए, कभी दूसरी पार्टी आपको कह रही होती है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। हमारा काम है सवाल उठाना और खबरों को पेश करना, उसके बाद उसका तजिया पेश करना। उन्हें भी हमने भरपूर टाइम दिया। तो अब ब्रेक लेना हमने। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम हुमैरा असगर की डेथ से मुतालिक कुछ सवालात भी करेंगे और ये एक लम्हा फिक्रिया भी है हमारे माशरे के लिए, तो इस पर ज़रा सी बात होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन आफ्टर द ब्रेक। हम जैसे मैंने जानने से पहले आपको बताया था कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मॉडल और एक्ट्रेस हुमैरा असगर की लाश मिली और लाश मिलने के बाद जैसे जैसे तहकीकात होती रही तो चश्म कुशा इंकशाफात भी होते रहे। पहले तो ये बताया गया कि एक लाश 1 महीने पुरानी है, लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि ये तकरीबन 1 साल 8 महीने पुरानी ये लाश है। मीडिया इंडस्ट्री में लोग ये समझते हैं बड़ा ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, फॉलोवर्स हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बड़ा अकेलापन है। इस वाक़े ने ये बताया कि बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतनी तन्हाई का शिकार होते हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है वो किसी को बताना भी चाहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अब इस केस में भी उनसे कोई क्या मुलाकात मिलने वाला कोई नहीं था, मिलने जुलने वाला कोई नहीं था। पूरे 1 साल तक किसी को कोई तशवीश नहीं हुई, कोई हैरत नहीं हुई कि एक एक्ट्रेस या एक लड़की जिससे हम मुलाकात करते थे, हमारी कोलीग थी, वो मिल नहीं रही है, उसको हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर रही है। उनके घर वाले कितनी दफ़ा उनसे राब्ता हुआ घर, और इस दौरान आप देखें ईद बकरीद भी गुजरी है, इसमें रमज़ान भी गुजरे हैं, तो प्यारे एक दूसरे से बात करते हैं। ईद और बकरीद पर तो बहुत से दूर मतलब जिनसे मुलाकात और बातचीत नहीं होती उनसे भी मुलाकात और ईद मुबारक के मैसेजेस आ जाते हैं। जब रिप्लाई नहीं आता तो आप सोचते हैं कि यार पता नहीं कोई नाराज़ है, लेकिन इस मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतना कोई समझ से बालातर बात है कि 8-9 महीने वो लाश पड़ी रही, नेबर्स को भी नहीं पता चला, गार्ड को भी कुछ नहीं पता अभी तक कैसे हुआ, क्या ये मौत तबई थी, हादसा था, खुदकुशी थी, कातिल था, समझ नहीं आया। खैर उनकी तदफीन हो गई और तदफीन के बाद एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बयानात भी दिए और इजहार हमदर्दी भी किया उनकी फैमिली के साथ, और आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात ना हो तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस पर बात होनी चाहिए और कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए ताकि सब कनेक्टिविटी में इजाफा हो, एक दूसरे से राब्ते में रहें, और अगर कोई मसाइल का शिकार है, किसी को परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई काम नहीं मिल रहा, तो एक दूसरे की मदद करें। तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फेमस एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ने। आप उनको ड्रामों में, मूवीज़ में देखते हैं और सराहते भी हैं, पसंद करते हैं। सोनिया बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन पे। मुझे बताएं, वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि जब आपको पता चला, यानी आपको जब ये न्यूज़ मिली कि हुमैरा की लाश मिली है उनके अपार्टमेंट से, फिर ये पता चला कि 8 महीने क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी? सबसे पहले तो जब ये न्यूज़ मिली है, पहले तो यकीन नहीं आता ऑब्वियसली जब आप इस तरह की कोई न्यूज़ सुनते हैं कि कोई किसी अपार्टमेंट से, और उससे पहले आपको पता है कि ये आयशा जी की भी एक न्यूज़ चली थी और वो कोई इस बात को भी कोई बहुत देर तो नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद जब वो वीडियोस और वो सारी चीज़ें सामने आई हैं तो मेरा तो दिल ही बैठ गया देख के। मतलब यकीन नहीं आता कि देखिए ये बात तो हकीकत है कि मौत तो हर किसी को आनी है। ये तो कुरान शरीफ में कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, वो तो आई थिंक डिसाइडेड होता है सबका। लेकिन किन हालात में आई है ये एक बहुत बड़ा मामला है मुझे लगता है, और इसके बारे में हमें सोचने की, ये मुझे लगता है जो हुमैरा साहिबा की जो इंसिडेंट हुआ है, मुझे लगता है सबके लिए, नॉट जस्ट फॉर द फिल्म और टीवी इंडस्ट्री, मुझे लगता है सबके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि सबकी आंखें खुलनी चाहिए इसके बाद। अच्छा, मुझे सवालात ये भी आपके भी यकीनन जहन में आ रहे होंगे कि लोगों ने उनसे राब्ते किए होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के लोगों ने तो किए होंगे, जो लोग हायर करते हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मूवी में लोग लेते हैं, ड्रामा में मौका देते हैं, लेकिन उनकी ख़ास तौर पे फैमिली, और जब फैमिली की बात आती है तो आपने अपने कनेक्शन के बारे में बताया अपनी फैमिली से कि आपने उनको घर भी लेके दिया अपनी अम्मी को, और उनके साथ बड़ा ज़्यादा आपका जो है ना मोहब्बत का रिश्ता है। ये इस बात पे भी आपको यकीनन हैरानी हुई होगी, सबको हो रही है कि उनकी फैमिली से राब्ता नहीं हो रहा एक लड़की का, और फैमिली भी कोई FIR मतलब रिपोर्ट नहीं करा रही, किसी को भेज नहीं रही कि भाई देख के आओ कराची में कहाँ है, उसने घर का भी नहीं पता बताया।
ये भी हैरानकुन बात है ना। बात तो है हसीब साहब, लेकिन मैं आई थिंक इस बारे में इतनी बात इसलिए भी नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या चल रही होती है, कि किसी के खानदानी आपस में क्या मसाइल होते हैं। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आप आपस में नाराज होते हैं, आप यकीन नहीं कर पा रहे होते कि अगले दिन किसी को जीना या नहीं जीना। तो शायद मैं भी हमेशा, आप देखें इंटरव्यूज में यही बात कह रही होती हूँ कि नाराजगियां या कोई खफगी है किसी बात पे, या आपकी कोई तल्ख कलामी हो गई है, तो कोशिश ये किया करें कि रिश्तों में हो, दोस्तों में हो, आपस में हो, कलीग्स में हो, उसको जितना जल्दी हो सके खत्म कर ले, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा होता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। मुझे नहीं लगता कि उनके घर वालों ने शायद सोचा भी होगा कि पता नहीं हमारी इसके ये शायद आखिरी बात होगी। और ये कि जब उनकी तरफ से इनिशियली ये खबरें आई कि उनके वालिद साहब ने मना कर दिया, फिर आपका ये जो बयान था काफ़ी इसको सराहा भी गया, और दुखी दिल के साथ ज़ाहिर है आपने कहा कि फिर मैं तैयार हूँ, मैं तदफीन करूँगी, ऐसा नहीं है कि लावारिस हैं वो। तो इस बार तो खैर बतौर इंसान तो जी 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 ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि कल को इस जगह कोई भी हो सकता है। और ये सबसे ज्यादा तो दर्दनाक बात ये कि 8 महीने कोई बॉडी पड़ी रही है और हम लोगों को किसी को आइडिया नहीं हुआ, किसी बिल्डिंग में किसी पड़ोसी को आइडिया नहीं हुआ। देखने का मकाम ये कि टेक्नोलॉजी आप देखें कि इतनी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है कि एक बटन दबा के मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, या आप 7 समंदर पार किसी से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो आपके सामने है। लेकिन हमें नहीं पता हमारे बराबर में क्या हो रहा है। सोचने की बात तो ये है। बिल्कुल। तो और सिर्फ ये नहीं कि घर वालों को हम सिर्फ ये नहीं कि हम घर वालों को ब्लेम कर सकते हैं। आई थिंक सभी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, पूरी सोसाइटी ज़ाहिर इन्वॉल्व है किसी ना। देखिए 7 लाख से ज्यादा फॉलोवर, सब Society। चीज, लेकिन उसके बावजूद आप अकेले हैं। इतने इतने आइसोलेशन में आप चले जाते हैं कि कोई आपको ट्रेस भी नहीं कर रहा। अच्छा मुझे बताएं कि अब क्या ही अच्छा हो कि आपने इस बार तो ये वाकया हुआ, हादसा हुआ, जो भी आप इसे कह लें, आपने तदफीन से मुताल्लिक किया। आगे कोई ऐसा प्लान आप बनाएं कि जिसमें आप एक दूसरे को काम दिलवाने के बारे में बात करें कि यार ये आइसोलेशन में जा रहा है, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, इसको काम नहीं मिल रहा, हम मिलकर जरा कुछ कोशिश करते हैं, इसको भी लूप में लेते हैं, काम दिलवाते हैं। तो ऐसी नौबत आ जाए, क्या ही अच्छा हो, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल हसीब साहब, इस मामले में बहुत अच्छा सारे जुहेब नाम है मेरा, जुहेब जी। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। जुहेब साहब, इस मामले में हमने एक ग्रुप भी फॉर्म किया है कनेक्टिविटी 101 के नाम से, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारी इंडस्ट्री की सारी एक्ट्रेसेस शामिल हैं। और नॉट जस्ट द एक्ट्रेसेस, आई थिंक उसमें मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, एडीज भी है, खातून है, सारी खवातीन है। लेकिन सारी वो है जो स्पेशली जो कि अलग रहती हैं, जिनके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम एज सच नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमें बतौर इंसान अल्लाह ताला के आगे जवाब दे तो होना ही है ना, कि वो ये कहेंगे कि आपको एक मकाम पर पहुंचाया था, आपकी आवाज इस तरह की इस मकाम पे थी कि लोग आपकी बात सुने, तो आपने किस हद तक क्या कोशिश की। ठीक है, एक वाकया हो गया, शायद हम इससे मूव ऑन कर जाएं थोड़े दिन बाद, लेकिन उसके बाद एक और वाकया भी पेश आना चाहिए। तो हम किस हद तक कोशिश कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बतौर इंसान अपनी उस पे। अच्छा सोनिया, मुझे बताएं कि इस परसेप्शन को भी चेंज करने की जरूरत है ना। ये जो तासुर एक बन गया है कि मीडिया इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, जो टॉप एक्टर्स हैं जिनको ज़्यादा काम मिल रहा है वो स्ट्रगलिंग एक्टर की तरफ देखते भी नहीं है, पार्टीज भी अरेंज होती हैं तो उनमें वो नहीं आते हैं, मतलब एक तरीके का बॉयकॉट किस्म की सूरत है। हालांकि परसेप्शन है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर, इसमें हकीकत कहीं ना कहीं तो होगी। जहाँ बात है तो मुझे लगता है कि हर इंसान अपने फ्रेंड सर्कल में ही रहता है। तो मुझे तो नहीं पता कि ये बायकॉट वाला सिस्टम मैंने तो कहीं नहीं देखा, क्योंकि जितने हद तक इखलाक और जितने हद तक रिस्पेक्ट हमारे इंडस्ट्री में है, जो मैंने वो किया, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है। अब जिस ग्रुप में हम हैं वहाँ पे समीना पीरज़ादा इतनी सीनियर एक्टर है, उनसे लेके एक बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट जिसने शायद अभी रिसेंटली ज्वाइन किया वो भी है, और सब आपस में कनेक्टेड हैं। अभी ये नहीं कि कोई कह रहा है कि मैं बहुत सीनियर हूँ तो मैं बात नहीं करूंगा। और उसमें अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। जैसे कल सादिया जब्बार साहिबा किसी चैनल की सीईओ हैं, उन्होंने लिखा कि भाई आई एम लुकिंग फॉर न्यू एक्टर्स, तो बहुत सारे एक्टर्स ने टैग करना शुरू किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस तरह से हूँ। तो मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म होना बड़ा जरूरी था। उसके अलावा अगर आप
इस दौर में किसी की फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते या किसी के लिए फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते। बहुत दफा होता है आप नहीं होते अवेलेबल, आप किसी और सिटी में होते हैं। तो मुझे लगता है किसी को सुनना भी एक बहुत बड़ा सदका जारी है। सदका जारी है, बहुत दफा लोग आइसोलेशन में जाते हैं इसलिए कि शायद उनको सुनने वाला कोई मौजूद नहीं होता। तो बिल्कुल सुसाइड शायद से इस वापस आ प्लेटफॉर्म जाते हैं से- बहुत से लोग, अगर उस मौके पर उनसे बात कर ली जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये एल्बो बिल्कुल। एक दूसरे को एल्बो आउट करने का भी एक रिवाज है, हर फील्ड में होता है। तो आप ये भी कहेंगी कि पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, और फिर पेमेंट्स के मामले भी, इस पर भी कोई ऐसी चीज बिल्कुल। बनाए कि इन एक्टर्स को पेमेंट्स भी नहीं मिलती हैं टाइम पर, उसकी वजह से उनके जो बिल्स वगैरह वो नहीं पे कर सकते। ये मसाइल हैं, आप उसे बेहतर जानती हैं इस फील्ड के। बिल्कुल मसाइल हैं, पेमेंट के बहुत मसाइल हैं, काम मिलने के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। अगर चाहे तो इंसान कहे कि भाई मुझे तो काम मिल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है बात करने की, लेकिन ऊपर अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। और रिस्क से लोग, आप किसी का रिस्क अगर वसी करेंगे या उसका जरिया बनेंगे, उसके असबाब बनेंगे, तो आपका खुद ब खुद रिस्क बढ़ता है। ये तो अल्लाह ताला ने वादा किया है इस चीज़ का। अच्छा, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप भी हैं? जी, आई एम वन ऑफ द एडमिन्स। 3-4 एक्ट्रेसेस हैं जो मिलके इसको चलें। लुक आफ्टर कर रही हैं। चलेंगे, अच्छा है, आपकी ये कोशिश बड़ी अच्छी है और मजीद आपको इस कोशिश में कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। फेमस एक्टर हुसैन हमारे साथ ही, और इस पर बात कर रही थी कि जब कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, उसके बाद ही लाहेमल बनाया जाता है, लेकिन होना ये चाहिए कि आप प्रिएम्प्ट करें, ऐसे वाक़यात ना हो, और आप पॉलिसीज़, क्योंकि बात होती है 2, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते ज़्यादा बात हो जाती है, उसके बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं और सूरत हाल जो की तू होती है, फिर कोई वाक़या होता है, फिर सब जागते हैं। अभी तक की तो रीत यही है, अब देखते हैं कि इस वाक़े से ये इंडस्ट्री जागती है या नहीं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो रेस्क्यू 1122 के कुछ लोग हमारे साथ होंगे, एम्बुलेंस उनकी सर्विस है, वो क्या काम कर रही है फलाह बहबूद के लिए, और नादिया खान भी हमारे साथ होंगी, तो कहीं जाइएगा नहीं। और ओवरसीज पाकिस्तानी इसका अहवाल भी आपको देंगे। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल उनके भी फुटबॉलर ज़बरदस्त हमारे साथ होंगे और उनके मैनेजर भी हमारे साथ होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा मज़ेदार शो अभी आपके लिए है मौजूद। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, हाँ आपने वेलकम से, आपने सलाम सही किया। मेरा तो बनता देखिए ना, मैं अपने तो भी आई हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड शाइन विद मी नादिया खान, ज़ुहैब हसन। अब फ्रेम कंप्लीट हुआ है ना भाई? हाँ जी, अब मैं भी complete आ हुआ। गई हूँ। हाँ, अभी आ गई। अच्छा, तो आज अभी इस घंटे में बहुत कुछ हमने करना है। सबसे पहले रेस्क्यू 1122 की बात होगी। असल में हाँ बिल्कुल, खैर थोड़ा बहुत आइडिया तो है रेस्क्यू 1122 का क्या काम होना चाहिए। एक तो ये कि नाम से ही वाज़ेह है कि जब कोई इमरजेंसी होती है या किसी को कोई फौरी तौर पर मदद चाहिए होती है तो 1122 का नंबर आप उनसे रब्ता करते हैं और उनकी टीम्स आती हैं, वो रेस्क्यू करती हैं। अच्छा, इसके मुख्तलिफ हेड्स होते हैं, मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही होती है। एक तो पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहा है रेस्क्यू 1122 का इदारा, लेकिन सिंध में जो ये ऑपरेट कर रहा है इसके दो यानी एक तो एम्बुलेंस सर्विस है जो स्पेसिफिकली एम्बुलेंस सर्विसेज अरेंज करती हैं और वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ किसी को मदद चाहिए, और एक है रेस्क्यू की टीम, रेस्क्यू का अमला, जो कि अगर कोई इमारत कोलैप्स कर गई है या फिर कोई कहीं फंसा हुआ है तो उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू का अमला निकालता है। तो ये दो अलग अलग काम है। अच्छा, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रेस्क्यू 1122 के डॉक्टर अली काशान साहब ने, जो कि जनरल मैनेजर ऑपरेशंस है, और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताबा खान ने, जो कि डॉक्टर ऑनलाइन, जो कि कभी आप कॉल करें इमरजेंसी में तो डॉक्टर आपको इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या ले सकते हैं आप और किस तरीके से अपनी जान बचाई जा सकती है, तो ये फराहम करें। आप दोनों को वेलकम करते हैं। कैसे आप? ऑनलाइन फर्स्ट एड जैसे उसी वक्त आपने जो करना यस, आई विल लाइक टू एलैबोरेट थोड़ा सा ज़्यादा। टेली मेडिसिन बेसिकली कोविड के बाद बहुत आम हो गया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमारे उसमें वो टेली तबीब के नाम से मशहूर है। जैसे 1122 को आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी, उसी तरह 1123 पे आपको डॉक्टर्स ऑन कॉल मिलेगा। एंड ये जो डॉक्टर्स हैं ये सारे स्पेशलिस्ट हैं। ओके, वी हैव डर्माटोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजिस्ट ऑन कॉल, राइट कॉल अवे। इनिशियली तो हमारे पास जनरल फिजिशियन होते हैं जो कॉल को कैटर किया जाता है उनको, अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो तो 1122 की तरफ भी भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो सर्विसेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सिंध हुकूमत ने इसका इनिशिएटिव इसीलिए लिया था ताकि लोगों को गलत दवाइयाँ ना मिल जाएं, लोग रॉन्ग मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशंस पे ना आए। मैंने तो वो भी सुना कि आपने ऑनलाइन ये किसी ने आपको रीच आउट किया तो डिलीवरी भी करवाई थी आपने। Yes, इसमें फैसिलिटेट किया था। बिल्कुल, वो कितना बिल्कुल। चैलेंजिंग होगा आपके लिए डॉक्टर? इसको डॉक्टर अली काशान आपको ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे। एक्चुअली जो डिलीवरी टेक प्लेस की थी वो हमारी अपनी व्हीकल में हुई थी। रेस्क्यू 1122 SIHS की जो अपनी एम्बुलेंसेज हैं 1122 उसके अंदर हुई थी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी।
Thank you very much for inviting us. Thank you Nadia and thank you Zohaib. नहीं, बड़े ऑनर की बात है आप हमारे शो पे आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और we want, देखें थोड़ा सा मैं एलाबोरेट audience- करूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जोहेब की बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाऊंगा। 911 का मॉडल आपने देखा है अमेरिका बिल्कुल, के मैं अंदर। भी कहने भी लगी थी। वो बड़ा अच्छा मॉडल है जहाँ हमने पर बड़ा आपको सीखा एक इससे अम्ब्रेला के फिल्मों नीचे में, ड्रामा तकरीबन तमाम सर्विसेज मिल जाती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की सर्विसेज, रेस्क्यू सर्विसेज एंड एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो कि एम्बुलेंस सर्विसेज है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है सिंध के अवाम के लिए ख़ास तौर पे कि सिंध के अंदर एक ऐसा मॉडल रन कर रहा है जिसमें आप एक जगह कॉल करेंगे 1122 वो नंबर है, इस पर आप कॉल करें। आपको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सर्विसेज चाहिए, 15 का एक बंदा हमारे कम्युनिकेशन सेंटर में मौजूद है और हमारा एक बंदा उनके कम्युनिकेशन सेंटर में मौजूद है, कॉल सेंटर में। आपका जो काम है वो ये कि एम्बुलेंस को रश करना है फौरी तौर पर, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। बेसिकली सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज SIEHS is a separate entity other than rescue 1122. Rescue 1122 is for rescue. ठीक है। अगर वाटर रेस्क्यू करनी है, डर्ट रेस्क्यू करनी है, आपको फायर रेस्क्यू करनी है, तो रेस्क्यू करने के लिए इसी रेस्क्यू से याद आया कि नौयत क्या है इमरजेंसी की, जैसे बारिशों में पानी खड़ा हो गया और वो फिर जो बिजली की तारें हैं वो कितनी खतरनाक होती है, उसमें आपकी गाड़ियों का मूव करना वो भी एक चैलेंज है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, मैं 2009 से इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में हूँ। 2009 से मैं सर्व कर रहा हूँ, तो मैंने कभी भी अपनी सर्विसेज को, इससे पहले अमन फाउंडेशन थी हमारी सर्विसेज, अमन फाउंडेशन कन्वर्ट हुई इन 2021 अगस्त में, हमारी सर्विस गवर्नमेंट ने ओन किया और SIHS का वजूद अमल में आया। ठीक है, लेकिन इस पूरे टेन्योर में 2009 से अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी सर्विसेज ऑफ रोड हुई हूँ। किसी भी कंडीशन के अंदर हमने सर्विसेज अपनी ऑफ रोड नहीं होने दी। तो बड़ी चैलेंजिंग Yes. कभी Challenging तो बिल्कुल है, obviously बिल्कुल ऐसी ऐसी है। कौन सी कंप्लेंट्स और ऐसी कॉल्स हैं जो आपको लगा कि तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, जो बहुत मुश्किल थी उनको देखिए, देखना। बहुत कोरंगी के अंदर एक कॉल आई जिसमें जो है ना आसमानी बिजली गिरी और 4-5 बंदे उसमें इंजर्ड हुए। अच्छा, वहाँ तक पहुँचना, जो वो इब्राहिम हैदरी की तरफ का केस था ये, वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए एक इंतहाई जो, क्योंकि रास्ते में पानी इतना था, उस पानी से गुजर के काफी ज्यादा पहुँचना बारिश वहाँ होगा। तक और उस पेशेंट को पिक करना। तो बहरहाल हमने पिक किया पेशेंट को, हमने फिर शिफ्ट किया उसको। तो उसमें से कुछ लोग, तो जाहिर सी बात है जब आसमानी बिजली गिरती है तो उसकी वोल्टेज और उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक्यूशन हुई और ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को हम वहाँ से लेकर आए और फिर तो हम, ये आप 2022 के सैलाब की नहीं 2022 की बात नहीं कर रहा। मुझे ठीक है, बताएं कि जब कोई कॉल आती है तो इसमें आपके अंदर भी एक तो कहते हैं ना कि उसको काम डाउन करना बहुत जरूरी है। पैनिक में कोई कॉल कर रहा है, वो बता नहीं पा रहा सिचुएशन को सही, जैसे अभी स्वात में हमें ये बताया उन्होंने कि जब कॉल आई तो बता ही नहीं सके किस नौयत का किस नौयत का वहाँ पर emergency है, बता इमरजेंसी नहीं है। पाते लोग। तो ये भी एक आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा कि आप दूसरे से जाने के हुआ क्या है एक्चुअली, ताकि जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में टेली तबीब में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, माहिर नफ्सियात भी होते हैं। ओके, माहिर नफ्सियात ने सब लोगों को एक ट्रेनिंग दी हुई है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की। तो हमें अच्छी तरह से पता है जब हमें कॉल लेनी है हमें उसको काम कैसे करना है और उसके पास से सही इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। हर कॉल इमरजेंसी नहीं है, हर कॉल को हम टैकल कर सकते हैं अगर हमें सही से हिस्ट्री दे दी जाए। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, हमारे पास कॉल आई है कि MI है, MI मायोकार्डिक इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक को कहते हैं। लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं मेरी वाइफ को है और वो इस एरिया में थे जहाँ से वो निकल भी नहीं सकते थे, और जब उन्होंने मुझे सिम्टम्स बनाना शुरू किए ना वो उनको हार्ट अटैक नहीं था, वो एक गैस्ट्रिक इशू गैस्ट्रिक बिल्कुल, लेकिन लेकिन क्योंकि- सिम्टम्स वही होते हैं, हाँ, फीलिंग बिल्कुल वही बिल्कुल। होती है। और नॉट ओनली दैट, क्योंकि उनके हस्बैंड इतनी टेंशन ले रहे थे तो जो वाइफ थी उनको ऑलरेडी BP शूट हो रहा था। जब उनको रिलैक्स किया गया, उनकी अपनी मेडिकेशन दी ब्लड प्रेशर की, वो नॉर्मल हो गए। ज्यादा केसेस कौन से आते हैं आपकी यानी मुशाहिदा और कितनी और आपका calls आती एक्सपीरियंस क्या होंगी? बताता है? सुसाइडल टेंडेंसीज के साथ लोग आते हैं कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ या क्योंकि- कर रही हूँ, यानी कौन सी कॉल हाँ, ज्यादा नहीं, आती है? हमारे पास साइकोलॉजी की वैसी कॉल आती है, एंजाइटी की ज़्यादा आती है, स्पेशली बच्चे जो एग्जाम्स के दौरान A लेवल्स के बच्चे ज़्यादा हमें कॉल कर रहे होते हैं कि एंजाइटी हो रही है, मेरा पेपर परसों है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। एक बहुत ज़्यादा कॉमन वो कॉल्स आती है। कुछ इस तरह से घरेलू मसले, हस्बैंड वाइफ द मैरिड बहुत हैप्पीली अच्छी मैरिड। बात है, क्योंकि एक घर से निकल के Counselling। डॉक्टर्स के पास जाना, उनकी फीसें देना, ये तो हमें पता ही नहीं थी, इतनी बहुत बड़ी सहूलत ये मौजूद है। Husband को भी देखिए ना, counsel कभी किया आपको बस होता है कि मैं प्लान नहीं आप कर पाते, बस कॉल उठाऊं किसी से बात कर लूं, वरना बड़ी देर हो जाती है। डॉक्टर साहब आप बताएं आपको कितनी कॉल्स आती हैं और किस तरह की ज्यादा कॉल्स आती हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त जो रेशियो है कॉल का पर डे के हिसाब से, तो वो
पर डे सिर्फ कराची की कॉल बता रहा हूँ 10,000 कॉल्स पर डे। कराची में 10,000 कॉल्स आती हैं? यस। और किस नौयत की कॉल ज्यादा? रेस्क्यू की भी कॉल्स होती हैं, इसमें रेस्क्यू में तो फ्रॉम एक सांप निकलने से लेके ऊपर तक का रेस्क्यू, डिजास्टर तक का। ये तो चलिए छोटा है ना, वो कॉल भी आती हैं। इसके अंदर हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए भी कॉल आती हैं। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस की जो कॉल है, हमें ज़्यादातर तो कॉल्स जो होती हैं उसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी मोस्ट हमारे पास जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि कोविड के बाद से और फिर अब मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं, इन्फेक्शन केसेस हैं, डिफरेंट नमूनिया आ गया। 10,000 में कितने लोगों को तो एम्बुलेंस भेजनी होगी, वो आप कैसे मैनेज अच्छा, करते हैं और कितना स्टाफ होता होगा? यस, 10,000 कॉल में ही से अटेंड करना, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए। कराची से सिर्फ 10,000 कॉल्स हैं और रेस्ट ऑफ सिंध से जो हमारे पास कॉल्स है वो 10,000 मजीद है, तो ये 20,000 कॉल्स हैं। हमारे पास जो फ्लीट जो है 627 का फ्लीट मौजूद है, जिसमें हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, मॉर्चरी वेन्स हैं, ठीक है, मॉर्चरी वेन्स में मॉर्चरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो यहाँ से शिफ्ट करना है कश्मीर, कनकोट, शिकारपुर, हम कराची से फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा, हमारी ये सर्विसेज सारी फ्री ऑफ चला कौन रहा है फिर? ये हुकूमती इदारा है, गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट ओन कंपनी, मैंने कहा ना गवर्नमेंट ओन कंपनी है ये, ऐसा ही है। देखिए यही तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही है। यस, वेलफेयर स्टेट कहते ही इसे कि गवर्नमेंट जिस तरह के इदारे चला रही है उसके बाद बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात एक है। नया इनिशिएटिव हमने अभी लॉन्च किया था जिसको कहते हैं रैपिड रिस्पांस बाइक्स का, कि मोटरसाइकिल पे हमारा पैरामेडिक होगा, क्योंकि आप आरटीए के ऊपर आरटीए के ऊपर नहीं पहुंच सकते रोड पे, बिल्कुल, और बाइक वाले पहुंच रोड कंजेस्टेड हो जाती हैं तो बाइक वाले पहुंच सकते हैं। तो हमने मेजर शाहराज के ऊपर अपने रैपिड रिस्पांस बाइक्स प्लेस की हुई हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं अभी, और मैं तो कहती हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटीज नहीं है? यस, हम साइकिल लेकर आए, नहीं, एक इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे आ जाए, माउंटेन बाइक्स। वो भी एक बड़ी कमाल चीज है कि आप इतनी जल्दी पहुंच जाएंगी और इसमें वो पेट्रोल वगैरह का भी खर्चा नहीं। मुझे बताइए कि आपके पास कितनी बाइक्स कितनी हैं और ये एम्बुलेंसेस कितनी हैं कराची की चले अगर हम बात करें? पूरे कराची में हमारे पास 150 के करीब फ्लीट है, जिसमें हमारे पास जो है 120 के अप्रॉक्स जो है एम्बुलेंसेज हैं, ठीक है। उसके अलावा 10 हमारे पास मोटर बाइक्स हैं, 10 ही हमारे पास माउंटेन बाइसाइकिल। 50% भी नहीं है, यानी जितनी कॉल्स आपके पास आ रही हैं। देखिए ये तो हम 50% भी नहीं है, कॉल्स के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हर कॉल पे एम्बुलेंस भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम फॉलो होता है, जैसा आपने अभी सवाल किया था कि बेबी डिलीवर हुआ, ठीक है, इस बेबी डिलीवरी पे तो हमें एशिया की जो है ना बेस्ट सर्विसेज का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अभी हम बहरीन गए हुए थे, वहाँ पे हमें अवार्ड दिया गया कि जी सबसे अच्छी कॉल जिस बंदी ने ली है वो हमारी सर्विसेज की, एक रोशान नाम है उसका, उसने कॉल ली है, उसने बेबी डिलीवर कराया ऑन कॉल। अच्छा, अब जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं जिस पे बेबी ऑन कॉल डिलीवर हो जाएगा, सीपीआर ऑन कॉल शुरू हो जाएगा, या हेमलिक मैनूवर, यानी कि अगर गले में कोई चीज़ फंस गई उसकी जो चीज़ निकालने के लिए वो जो मैनूवर है वो शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है जिसका कहते हैं फीमा फिजिबिलिटी एफिकेसी इन एम्बुलेंस टेलीमेडिसिन, ये हम 30 एम्बुलेंसेज के अंदर हमारे कैमराज लगे हुए हैं, 30 एम्बुलेंसेज के क्योंकि अंदर। देखिए ना, फोन पे समझाना उससे बेहतर अगर हम वीडियो कॉल पे समझा रहे हैं, एक तो ये कि वैसी भी तसल्ली होती है कि आप देख रहे हैं और आप बहुत जरा सी भी मिस्टेक फिर हो नहीं सकती, आप पकड़ लेंगे कैमरे में देख, वो कंसल्टेंट से लिंक्ड है वो कैमरा। तो अभी हम इसका खैर प्रोजेक्ट बातें तो बहुत सारी हैं, एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं जस्ट, जी, जी, इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है ना रेप्लिकेट करेंगे पूरे सिंध के अंदर। और मैं आपको मैं बड़ी अच्छे से सोची थी मैं कभी बोलूंगी, और मैंने आज मौका मिल गया कि मैं जरूर कहूंगी, एक थैंक यू करूंगी आपके ड्राइवर्स को, जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स होते हैं, जिस तरह ये चला रहे होते हैं गाड़ी, रास्ता लेके किसी दूसरी गाड़ी को टच नहीं करेंगे, इतनी तेजी से बारीकी से, और इसके साथ साथ हम शहरियों को भी कहेंगे कि जगह दे दिया करें, कमाल है बिल्कुल, जगह दे दिया करें, रास्ता दे दिया और करें। इनका इतना कमाल काम है, इनका पैरामेडिक्स का और ये ड्राइवर्स का, तो मैं इनको बहुत कहूंगी थैंक यू, अप्रिशिएट करूंगी। डॉक्टर अली बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया, और डॉक्टर ताबा आपने में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये नादिया ने बिल्कुल सही कहा कि एम्बुलेंसेस को सलाम हम पेश करते हैं, इन्हीं की वजह से लोगों की जानें बचाई जाती हैं, क्योंकि टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी ऐसा हो एम्बुलेंस सायरन बजे तो आप फौरन रास्ता दें, ये ना सोचें कि खाली है, ये तो भाई खाली है तो किसी को लेने जा रही होगी, बिल्कुल, यहाँ ये भी हाँ खाली है यार, ये तो ऐसी रास्ता बनाएं, बहुत जरूरी है, स्मार्टली आप करें, क्योंकि किसी की जान जो है ना जान पे बनी होती है, एक सेकंड काउंट करता है, एक मिनट काउंट करता है, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन। सिंध गवर्नमेंट का जबरदस्त काम है। ये नंबर 1122 फॉर एनी इमरजेंसी, 1123 अगर कोई जिसको टेली मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं, या खास तौर में कहूँगी कि अगर आप माहिर नफ्सियात से बात करना चाहते हैं, बच्चों को भी बताएं, कभी वो आपसे बात नहीं करते, बच्चों के पास नंबर हो, कोई एंजाइटी परेशानी कुछ हो, मैं तो कहूँगी स्कूल्स वाले बच्चों को सिखाएं कि कभी ऐसा मसला हो तो दे हैव समवन दे कैन टॉक टू, दे विल गेट हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी। तो एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, मजीद भी बहुत कुछ है, देखते रहिए राइजिंग शाइन। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अच्छा
हम फुटबॉल का टैलेंट नादिया हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है। अरे मेरे घर में सबसे ज्यादा है फुटबॉल का मुल्क तो छोड़ो, घर में बास्केटबॉल नहीं, ओहो, फुटबॉल की अरे बात कर रहे मैं कह रही हूँ एक मेसी रोनाल्डो, क्या जो मेरे घर में प्लेयर मौजूद है, मेरा 5 साल का बेटा माशाल्लाह, ही इज ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल। अच्छा, एक और कोई चीज नहीं, वो कोई कभी उसने कार्टून नहीं देखा, फिल्म नहीं देखा, फोकस उसको होता ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सिर्फ फुटबॉल देखता है, फुटबॉल खेलता है, या खेल रहा होगा या देख रहा होगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल ने हमारे जबरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए हैं। 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी और 25 में भी ये टीम जारी है जनाब। नॉर्वे कप 2025 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट फुटबॉल टीम की तैयारियां जारी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट है, 26 जुलाई से 2 अगस्त तक ये ओस्लो में होगा और जनाब इसमें 5000 मैचेस खेले जाएंगे, 90 ग्राउंड्स पर ये मैचेस खेले जाएंगे और 2000 से ज्यादा टीम्स इसमें हिस्सा लेंगी। और जरा आपको पुराने कारनामे बताएं, 2023 में अंडर 7-10 कैटेगरी में मुखालिफ टीम को 1 के मुकाबले में 11 गोल से पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी और टीम ने मुसलसल 7 मैचेस भी जीते थे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि इसी तरह 2024 में भी टीम ने ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ में नाकाबिले शिकस्त कारकर्दगी दिखाई, मगर सेमीफाइनल में आखिरी पेनल्टी पर मुतनाज़ फैसले के बायस टीम हार गई, लेकिन चौथे नंबर पर वो टीम आई, लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो ग्रास रूट लेवल तक टैलेंट बहुत ज्यादा है, उसे हमें शाइन करने की जरूरत है, उसके लिए फंड्स चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग कोचिंग चाहिए। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रेहान ताहिर हैं, जो कि मैनेजर हैं हमारी स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम के, और ये जो खेलने जा रही है टीम, इसकी तैयारी कैसी की है ये उनसे जानेंगे। और हमारे साथ उबैदुल्ला हैं जो कि खिलाड़ी हैं। तो दोनों को वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन पे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तैयारी पूरी है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, 2023 का तो और 24 के अपने कारनामे बताए हैं, 25 में क्या तैयारी है? बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है, 5000 मैचेस है इसमें और 2000 टीम्स इवेंट में हिस्सा ले रही हैं, तो तैयारी में फिर कोई कसर नहीं छोड़नी। माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। कोच सर हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो हमारे साथ हमारे दोस्त लड़के हैं वो भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब 2023 में गए थे तो फाइनल हमारे थे फ्रेंड्स की वर्ष और दूसरी बार सेमीफाइनल, और इंशाल्लाह इस बार कोशिश है और सर जी की भी कोशिश है कि हम फाइनल जीत के आए। और सुबह शाम 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं लड़के। तो उबैद, आपने बाहर देखा जैसे बच्चों की वहाँ ट्रेनिंग हो रही होती है, कैंप्स उनके लग रहे होते हैं, यहाँ और वहाँ की ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए? यहाँ वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, यानी कि वहाँ पे छोटी सी उम्र में एकेडमीज वगैरह होती हैं उनके पास, और जो वहाँ पे यानी कि कोचेस वगैरह, ग्राउंड्स वगैरह, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। जो हमारे होते हैं पाकिस्तान में तो इनके पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं होते कुछ के पास, और कुछ लड़कों के पास एकेडमीज नहीं होते, जैसे मुस्लिम हैंड की एकेडमीज हैं। तो इसी तरह अगर मुस्लिम हैंड की एकेडमी हमें पूरे पाकिस्तान में मिले तो इंशाल्लाह हुकूमत का भी हमारे साथ अगर सपोर्ट मिले तो इंशाल्लाह हमारे जैसी जो यंग जनरेशन है वो बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल। रेहान आप बताएं, जैसे उबैदुल्ला कह रहे हैं कि बिल्कुल बुनियादी, बहुत सी जगहों पे तो बुनियादी सहूलतें ही नहीं है और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त कंपटीशन हमारी टीम देती है दूसरी टीम्स को, तो अगर थोड़ा सा और इस पर फोकस कर लिया जाए, और इस बार क्या तैयारी एज ए मैनेजर आप क्या समझते हैं, कितनी तैयार है पाकिस्तान की टीम? सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आपके इस प्रोग्राम को यकीनन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सराहा भी जा रहा है, लोग देखते भी हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छी मौका है कि हम पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान के बच्चों तक पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान की जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मैदानों में उतर रही है और ये हमारी 11वीं बड़ी काविश होगी इंशाल्लाह, जो इस साल नॉर्वे कप 2025 की सूरत में आपके सामने इंशाल्लाह पेश की जाएगी। पाकिस्तान में जो स्ट्रीट चाइल्ड का एजेंडा, मैं पहले उस पर बात करना चाहूंगा कि वो बच्चे यूएन की डेफिनेशन के मुताबिक जो 10 से 15 घंटे अपने घर वालों की निगहदाश्त, अपने बड़ों की निगहदाश्त के बगैर गली कूचों में अपना वक्त गुजार देते हैं, तो दुनिया के उस आलमी एजेंडे और अहदाफ को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये प्रोजेक्ट मैदान जो है, हमने इसका अल्हम्दुलिल्लाह अलम उठाया। 2014 में आपको याद होगा कराची से और पाकिस्तान के बच्चों में मुश्तमिल टीम जब ब्राजील गई पहली मरतबा और उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की, फिर 15 में पहली दफा नॉर्वे गए हम, फिर उसके बाद गोथिया कप, चाइना, रशिया, कतर का वर्ल्ड कप, और उसके बाद 2023 और 24 में नॉर्वे, और अब 25 में इंशाल्लाह फिर नॉर्वे और 26 में इंशाल्लाह
स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप में हम अमेरिका में शिरकत करेंगे। रेहान देखिए, ये सारी रियलिटी तो करने ये है का- कि एक स्पोर्ट में जब ग्लैमर और पैसा आता है तभी उसकी ज्यादा अट्रैक्शन बनती है। अभी भी हमारे लोगों को मुल्क में, दुनिया में, तो हमारे मुल्क में उनको ये लगता है कि सिर्फ क्रिकेट में वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो Career ग्लैमर, भी, वो हाँ। करियर, वो पैसा है, वो कशिश है। तो फुटबॉल को मैं तो बहुत पसंद करती हूँ फुटबॉल को, और मुझे लगता है कि हमें इसको भी उस लेवल पे लेके आना चाहिए। वो कैसे Sponsors होगा वगैरह। कि माँ बाप ये समझे कि नहीं भी इसमें करियर हो सकता है, बच्चों को जाना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट की टूल ही हमने इसके पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट मैदान का ये खासा था कि हमने उन बच्चों को इंगेज किया। हमने 4 राइट्स को जो है ना अपना हदफ बनाया। राइट टू प्ले, हर बच्चे का हक है खेलना। राइट टू एजुकेट, हर बच्चे का हक है। और हर बच्चे को क्रिकेट पसंद भी नहीं है, हर बच्चा सिर्फ और क्रिकेट ये नहीं खेलेगा। राइट टू आइडेंटिटी जी। और आइडेंटिटी के बाद नादिया अब राइट टू ड्रीम की जानिब हम बढ़ रहे हैं। True. और ये बच्चे हर साल एक नई टीम के साथ एक नए मैदान में उतरना, नया एक्सपोजर लेकर आना। और आपको हैरानगी होगी नादिया, पाकिस्तान में फुटबॉल का जो रिवाइवल है वो प्रोजेक्ट मैदान के सर जाता है, क्योंकि वी क्लेम कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमने लॉन्च किया। 2200 बच्चों ने इस साल हमें ट्रायल दिए। 2200 बच्चों में से 167 बच्चों को सिलेक्ट किया पहले मरले में। 167 से 60 बच्चे वजीराबाद से इस्लामाबाद में तशरीफ लाए, और अब फाइनल 15 का स्क्वाड जो है मुंतखब और फाइनल किया 15 का ये के लिए। टूर्नामेंट हुआ बाकायदा? आपने टूर्नामेंट अरेंज किया और उसके बाद जो टीम इस तरह टीम्स बनाई, या फिर ट्रायल के बाद ही एक टीम बन गई? जी जी, ट्रायल्स बने। ट्रायल्स बनने के बाद हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पिछले साल दिसंबर से लेके अब तक का जो सफर है ये पूरा 1 साल का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिनमें बच्चों को तमाम 33 से ज्यादा जो हमारी अकेडमी है पाकिस्तान में, जिसमें कराची में ट्रायल हुए, कोयटा में ट्रायल हुए, सवात में ट्रायल हुए, लंडी कोतल में ट्रायल हुए। तो ये 33 शहरों पर मुश्तमिल जो हमारा काफिला था, बिल्कुल ऐसे बच्चों को ग्रास रूट करने लेवल के पे एक बाद नर्सरी हमने जाहिर इस है talent को सामने रखा। बच्चों टैलेंट। अच्छा उबैद, मुझे बताएं कि भाई मिडफील्डर हैं, स्ट्राइकर हैं, किसको फॉलो करते हैं? मेसी आपका फेवरेट है, रोनाल्डो अच्छा फेवरेट लगता है, है, या एम्बापे है? एम्बापे, इसके मैं बड़े भाई नाम आजकल सुन रही हूँ। और हाँ, कौन किसको आइडियलाइज करते हो? रामो से जो डिफेंस खेलता है, सर्जियो और मुझे रामोस। जो जी, सही है। और रियल मुझे जो मैड्रिड पसंद है तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो बहुत पसंद है क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया और कहां से कहां पे आ गया, तो ये बहुत पसंद है। सही क्या है। बात है रेहान, कुछ बच्चों का करें, कुछ स्कॉलरशिप्स मिलें, दूसरे मुल्कों में जाएं, इनके स्पोर्ट्स कैंप्स लगें। शदीद मैं कहती हूँ, जिस तरह मैं अपने बेटे को देखती हूँ ना, क्रेज है फुटबॉल का, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आगे मैं क्रिकेट का होता तो मुझे तो 100 चीजें पता है, यहाँ भेज देती, यहाँ प्रैक्टिस करता, मोइन खान एकेडमी, ये वो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फुटबॉल का मैं क्या करूं? फॉर एनी पेरेंट जिसके बच्चे को शौक है, उसमें टैलेंट है, ऑब्सेशन है मेरे बेटे को फुटबॉल का, क्या करूं? देखिए, हम इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं नादिया, आपको मैं अर्ज करूं कि हमने पाकिस्तान की इस वक्त कौमी टीम को 5 खिलाड़ी दिए। इस वक्त अंडर 17 की जो टीम है उसमें 9 खिलाड़ी प्रोजेक्ट मैदान से अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से तैयार हुए, पनीरी दे रहे हैं कौम के बच्चों को। और अब 30 से ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। 2 बच्चे इस वक्त पुर्तगाल के क्लब्स के अंदर भी खेल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि खानदान की कफालत के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अहम संग मील है। अब इस साल इंशाल्लाह प्रीमियर लीग के साथ इस प्रोजेक्ट मैदान का मुआहदा हो चुका है। हम इन बच्चों को बरतानिया लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर दुनिया के टॉप बड़े क्लब्स जो हैं वहां पर इन बच्चों को खेलने का मौका दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि स्पोर्ट्स के टूल के जरिए जो 23 लाख बच्चे जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनका रोना रो रहा हूँ कि हम उन बिल्कुल बच्चों को- अभी street यारी children में की है, क्या देखिए। बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, बिल्कुल। देखिए जरा जाके। और इनका क्रेडिट ज्यादा ये बनता है कि तो स्ट्रीट चिल्ड्रन, यानी आप वो इतना वेल टू डू नहीं है इनकी फैमिलीज के, इनको एकेडमी में भेजें, पैसे भी, किट के पैसे, शूज के, तो यहाँ से आप बच्चों को पेट्रोनाइज करें, बड़ी और बात है। रेहान, मैं आपको बताऊं, अमेरिका में बहुत सारे टैलेंट स्काउट्स हैं जो ढूंढ रहे होते हैं, उनको रजिस्टर अपने बच्चों को कराना पड़ता है और वो आपको ऑप्शंस देते हैं। और आप क्यों नहीं ऐसे टैलेंट स्काउट्स को पाकिस्तान में बुलवाएं और उनसे कहें कि यहाँ से बच्चे जो है उनको स्कॉलरशिप्स दें, पढ़ाएं भी, सिखाएं भी, और वो फिर हमारी टीम के लिए खेलें। इंशाल्लाह। और ये ब्रिज बनेगा, ये ब्रिज बन रहा है। पाकिस्तान में रिवाइवल भी है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी बहाल हुई है, हम उनके साथ भी राब्ते में हैं और आलमी इदारों के साथ भी रवाबित में कायम है। अरे रियान, पाकिस्तान में लियारी भी है, मिनी ब्राजील उसको कहा जाता है, और रॉ टैलेंट है। और लड़कियां, लियारी के 2 बच्चे आपके पास? हाँ बिल्कुल होगा। लड़के इतना अच्छा खेलते हैं। क्या बात है। तो हमारे उबैद, पास फिर एक बच्चा लोरा लाई से है, एक लियारी से है, एक लंडी कोतल से है। उबैद भाई बताएं आप कि क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम को हम समझेंगे टॉप 3 में आ जाएगी, या कप ही लिफ्ट कर रहा है आपने इस बार? इंशाल्लाह मेहनत इतनी की है कि इंशाल्लाह अल्लाह हमारे मेहनत को देख रहा है
और हमारे दिलों में जो जज्बा है तो इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे, उम्मीद रखो हम। जबरदस्त है, आप जीत के आएंगे तो फिर हमारे शो पर आएंगे आप। एंड ही इज सो हैंडसम, आई मस्ट से। उबैद, तुम्हारा हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है माशाल्लाह, बोलते बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग माशाल्लाह बेटा। ये मतलब हमारे टीवी स्क्रीन, ये कमर्शियल्स को तुम्हारी जरूरत है। अवार्ड भी मिला जी पीएसएल की तरफ से। इतने प्यारे बच्चे हैं, हीरो है भाई, हमारे सारे हीरो हैं। लेकिन देखिए रेहान बहुत जो शुक्रिया। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, जरा स्टाइल भी उनमें होना चाहिए, वो है उबैद स्वैग में। होना चाहिए इसमें। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। चलो भाई, God बेस्ट ऑफ bless you। लक आपके लिए। आप इस नॉर्वे कप को कप लिफ्ट तो फिर राइज एंड शाइन पे सेलिब्रेट भी करेंगे देखो ना, और आपको इनवाइट भी करेंगे। लग रहा है एथलीट स्टार फुटबॉल प्लेयर का ना, मुझे टोर और एक नजर आ- ग्लैमर है ना, वो है हमारे बच्चों में, नजर आया मुझे, बहुत खुशी जरा हुई। दूर फोकस गेम पे रखना बस। एक ब्रेक लेना, राइज एंड शाइन में कहीं जाइएगा नहीं, वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अच्छा, अब हमने बात करनी है ओवरसीज पाकिस्तानीज का वहाँ सेगमेंट है। डेटा कितना इनको डेटा कहने डेटा दो, इनको बहुत है। इनको नहीं, अच्छा, बता ये देते ऐसे नहीं कितना डेटा कहेगा, है। ये ऐसे नहीं कहेगा डेटा बहुत है, नहीं कहेगा ना ऐसे। तो अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कौसर हुसैन हैदर ने, जो कि लंदन में होती हैं और एक्यूट मेडिसिन में इन्होंने किया है वो अपना क्या होता है? इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने MBBS भी किया है। तो ये एक्यूट मेडिसिन क्या क्या होता है? ये बिल्कुल हम ये जानेंगे। इमरजेंसी में मेरे ख्याल से जो लोग आते हैं उनको फौरी तौर पर जो मेडिकेशन की जाती है उनकी, ताकि उनकी जान बच सके, तो वो है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कम, ठीक हूँ, मैं आपसे- बिल्कुल ठीक ठाक, मैं कम अकल हूँ। गलत तो नहीं बता दिया मैंने, एक्सप्लेन तो नहीं कर दिया नहीं, गलत ज्यादा इसको? अच्छा है बंदा क्यों कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस से बात करे, हमें नहीं पता। आप ही बता दें जरा, ये एक्यूट मेडिसिन क्या है? इट्स न्यू फॉर अस जी। अच्छा, तो अक्यूट मेडिसिन बेसिकली मींस एक होता है इमरजेंसी मेडिसिन। वो होता है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं हॉस्पिटल, जो आपको फर्स्ट लाइन इमरजेंसी केयर मिलते हैं, वो इमरजेंसी मेडिसिन होता है। ठीक है। अक्यूट मेडिसिन उससे आगे है कि यानी जब आपको पता है कि पेशेंट को एडमिट करना है, ठीक है, तो उसको फिर आपने जो ट्रीटमेंट देनी है, तो वो एडमिशन यूनिट जो होता है वो अक्यूट मेडिसिन जो है वो डील करता है इस चीज से। और बातें करें, पेटियों वेटियों की बात करें। आप ड्रामों में वैसे देख के कभी आपका खून खौलता है कि कोमा से पेशेंट निकला और उसको सब याद है? ऐसे ठीक है ना, एक ऐसे व्हील चेयर बहुत से पे ड्रामे में बैठ गई, उनको कहा कि भाई आप जो है ना, आपका बड़ा मसला हो गया, और अगले दिन वो साड़ी पहन के तैयार होकर लिपस्टिक लगा रही है। बिल्कुल, मैं कल ही एक को देख रही थी, शॉर्ट क्लिप देख रही थी कि किसी के बच्चा हुआ और अगले दिन उसे देखो तो वो इतनी माशाल्लाह फ्रेश एंड तैयार हुई थी। मैं कहती हूँ कि अगर आप देख लें कि माएँ कैसी होती हैं अगले दिन, जी। तो वो और ड्रामा में बिल्कुल ही यानी इतना बड़ा अरे फर्क है छोड़े, कि अगले आप- दिन भी छोड़े, हमारे यहाँ ड्रामा में दिखाते हैं, यहाँ डिलीवरी हुई, मिलने आए और वो इतना बड़ा लेक्चर दे रही है। अच्छा, तुम्हें पता है अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए, तुम मुझसे शादी, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? हैं? मैं कहा, वो अपने दर्द 15 में- मिनट पहले तुम्हारा बेबी हुआ और तुम यहाँ लेक्चर दे रही हो हीरोइन को। हमारे ये भी चल रहा है, बिल्कुल ये चल रहा है। ऑपरेशन के बाद ये है। डॉक्टर साहब, कब गई थी आप पाकिस्तान से? वहाँ कैसे सेटल हुई? कोई प्रॉब्लम? जी जी, पहले ड्रामे वाली रह गई ये बात। अच्छा, ड्रामे वाली करो, नहीं, वो करें। पता है सीरियस बात है कि मैं ये कहूँ डॉक्टर साहिबा कि हमारे ड्रामाज में कभी कभी लैक ऑफ रिसर्च की वजह से गलत मेडिकल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है ऑन अ सीरियस नोट। सही बात। ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इनफैक्ट हार्ट अटैक्स भी लोगों को हो रहे होते हैं, तो वो बहुत यानी एकदम से आप आप नहीं दिखाते, लेकिन ड्रामे वाले दिखाते हैं कि यानी बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। आप बहुत से मेजॉरिटी हार्ट अटैक के पेशेंट्स देखें, वो आपको कोलैप्स नहीं मिलेंगे, वो आपको बेहोश नहीं मिलेंगे। जी सीने में दर्द होता है, बहुत शदीद होता है, लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में आपको बिल्कुल ही यानी मिलेंगे कि वो अनकॉन्शियस आपके पास आएंगे। जी। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, हम जब हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, हम यूरोप की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे फ्री है हेल्थ सारा, और टेस्ट से लेके मेडिकेशन भी, आपका क्योर भी, सब कुछ फ्री हो। वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सुना हमने यही है कि बड़ा डिले है प्रोसेस, उसकी वजह से जाने भी ज़ाया हो जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, ऐसी सूरत हाल है? रियलिटी यही है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो NHS सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो चुका है। यानी इतने लोग, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, और ओवरसी रिसेशन का जब ज़माना आया उसमें बहुत ज़्यादा यानी फाइनेंशियली भी स्ट्रेन पड़ा है इस सिस्टम पे, जिसकी वजह से अब लोग बहुत लंबा वेट करना पड़ता है लोगों को। यानी इवन इमरजेंसी केयर भी एक्सेस करने के लिए जब लोग जाते हैं तो आप 4-4, 5-5 घंटे लोग वेट कर रहे होते हैं, अनलेस आप बिल्कुल ही ऐसे सिचुएशन में है कि आप बिल्कुल यानी मरने वाले हैं, तो वो फिर आपका वो स्पेशल यूनिट है, रिससिटेशन रूम कहते हैं जिसे, तो वहां पर लेके आप जाते हैं। यूके में बेस्ड हैं?
जी मैं यूके में लंदन में होती हूँ। मुझे एक बात बताएं, जो यूके के लोग हैं जब उनसे मेडिकल सिस्टम की बात करें तो वो बहुत बुराई करते हैं, बहुत उनकी शिकायतें होती हैं कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में इलाज हमारा बहुत देर से होता है। अच्छा, हम लोग उतना ही तारीफ करते हैं, हमारे यहाँ होता है कि अभी हम तो जो इलाज करके आए, इतने सारे पैसे दे के आए, हमारे साथ तो बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट थी, हम तो बहुत इंप्रेस हैं। ये क्या बात है, वहाँ के लोग इंप्रेस नहीं? क्योंकि यहाँ के दो सिस्टम है, एक तो एनएचएस है जो गवर्नमेंट का सिस्टम, जो एक्चुअली मेजर है। 80% ऑफ हेल्थ केयर यहाँ पे एनएचएस डील करती है, ठीक है। 20% आप कह लें कि प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेटली पे करेगा ऑब्वियसली उसको तो फिर मिलेगा सारा फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलेगी और प्रॉम्प्टली भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मेजर इमरजेंसी केयर है वो सारा एनएचएस है। तो आप इनिशियल जो सेंस में अगर आप बात करें तो चाहे वो कोई भी हो, उसको अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ेगा अनलेस आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। मुझे बताएं, यहाँ आपका जो है फैमिली कहाँ है, किस शहर में है, कितना ऑफर आप आती हैं पाकिस्तान, क्या सामान छोड़ा हुआ है पीछे? तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं एक्चुअली 10 साल की थी जब यूके आई थी, अपनी फैमिली के साथ आई थी, अपनी मम्मी पापा बहन भाइयों के साथ आई थी। और फिर हम मेरी स्कूलिंग यहीं पर उसके बाद हुई है, 1 साल प्राइमरी की भी की और उसके बाद सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी वगैरह। अब पीछे कराची से मेरा ताल्लुक है, कराची में पैदा हुई थी आगा खान हॉस्पिटल में, अगर आपको पता करना है। और फिर ये कि मेरी चाचा वहाँ पर होते हैं, फूफी वहाँ पर होती हैं कराची में। बाकी मेरी जो शादी हुई है वो मेरे लाहौर में शादी हुई है, तो मेरी जो इन लॉज हैं वो सारे लाहौर के हैं। लाहौर के तो आपके बच्चे बड़े शरारती होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चे बहुत शरारती होंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं कराची का हूँ और मेरी वाइफ लाहौर की है, तो बच्चों में हाइब्रिड सा सिस्टम आ गया है। ऐसा ही है ना? हाइब्रिड सिस्टम है ना? बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। उर्दू बहुत साफ है डॉक्टर साहिबा आपकी, मतलब यूके में आप कब से रह रही हैं, लेकिन माशाल्लाह उर्दू आपकी बहुत साफ है। कराची की है ना वो, तो उनको बस ऐसा एक्सेंट वगैरह नहीं आ रहा। मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, मेरी जब शादी हुई ना उससे पहले मेरी उर्दू बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मेरे इन लॉज लाहौर से हैं, पाकिस्तान से, और क्योंकि वो प्राइमरीली उर्दू में ही बात करते थे, तो मुझे उर्दू बात करना जैसे मजबूर कर दिया गया कि उर्दू में ही बात करनी है। नहीं, जबरदस्त। देखिए, अंग्रेजी तो बोलनी है उन्होंने यूके में, हमारी भाभी उर्दू को संभाल के रखना। भाभी भी ब्रिटिश है, मैं पता है कहते क्या, फिर बताना क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, कभी नहीं समझ आती। इम्पोर्टेंट बात आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, इनफैक्ट सबको जो सुन रहे हैं, कि देखिए यहाँ पर स्पेशली जो यूके में है या यूएस में है, इट्स वेरी इजी के बच्चे आपके जो है वो बहुत इजीली इंग्लिश तो फौरन सीख लेते हैं, ठीक है, स्कूल जाके। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि उर्दू लूज हो जाती है, और जो मेरे साथ भी होना शुरू हो गया था, लूज। बस राइज एंड शाइन के लिए अच्छा सा मैसेज देते हैं, फिर हम खुदाफिज करते हैं। वो यही कह रही है कि राइज एंड शाइन के लिए उर्दू लैंग्वेज जो है बच्चों को ना छुड़वाएं, आप घर के अंदर उर्दू ही बोलते रहें, क्योंकि बायलिंगुअल होना बहुत अच्छी बात है, और उर्दू आपका कल्चर मत छोड़ें। ये मेरा मेन मैं चाह रही हूँ कि पता चले। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया डॉक्टर कौसर हुसैन। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मेडिकल बातें भी हुई, बातें हो गया, हम इजाजत लेंगे और कल मिलेंगे। 1 घंटा संभाल लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। हाँ भाई, क्या वेकेशन पे हूं, पड़ेगा, मजदूर का काम है, मजदूर ना ख्याल रखिए, ये मजदूर का हाथ है कातिया जी। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग।